क्या लिखा है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु नियत वेग से किधर जा रही है, नियत वेग v से किधर जा रही है, x अक्ष की ओर जा रही है। ठीक है, यदि किसी क्षण, ध्यान देना, यदि किसी क्षण t पर मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति सदिश r है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसका कोणीय संवेग क्या होगा। अब देखो ध्यान से, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और एक ऐसी कोई वस्तु है, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, और ये ऐसी जा रही है, ऐसी, वो क्या बोला है क्वेश्चन में, x अक्ष से कैसे जा रही है, x अक्ष की दिशा में जा रही है, ऐसी समांतर, कितने वेग से जा रही है, v वेग से, ऐसी चली जा रही है। और किसी क्षण पर यह पाया गया कि ये मूल बिंदु के सापेक्ष इस बिंदु का, इस द्रव्यमान का जो स्थिति सदिश है वो क्या है, ये r वेक्टर, ये r वेक्टर। और ये r वेक्टर इस x अक्ष से कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो पूछा है कि बताइए इसका कोणीय संवेग क्या है। अब कोणीय संवेग होता क्या है, इसका सूत्र मालूम है कोणीय संवेग का, बताओ। कोणीय संवेग का सूत्र होता है mvr, द्रव्यमान गुणा वेग गुणा दूरी, लेकिन वो दूरी होती है लंबवत दूरी। इसका सूत्र होता है mvr, r कौन सी दूरी होती है, लंबवत दूरी। और ये लंबवत दूरी किस पर, कौन सी लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी है जिस बिंदु के सापेक्ष हमें कोणीय वेग निकालना, उससे वेग की दिशा में लंबवत दूरी। तो वेग की दिशा तो ये रही, इसको और आगे पीछे मिला दूं मैं ऐसे, ये दिशा कौन सी होगी, ये वाली, ये वेग की दिशा होगी, ये वाली। ठीक है, ओ बिंदु के सापेक्ष निकालना है, तो ओ बिंदु से इस रेखा पर लंब डालो, तो ये लंब हो जाएगा। इसको अपन ने, अगर मान लो मैं इसको ओ ए मान लूं, तो ओ ए जो दूरी होगी ये क्या होगी, ये लंबवत दूरी होगी। तो अब सूत्र क्या बनेगा, एम वी और ओ ए। ठीक है, अब बस अपने को ओ ए का मान लिखना है, ओ ए की वैल्यू निकालनी है। तो ओ ए की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ पर इस, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, त्रिभुज को, ऐसा ऐसा बन रहा है ना, ये कितना ओ, ये कितना है ए, और ये बताओ कोण कितना होगा, ये वाला कोण 30 होगा, क्योंकि ये 60 है, ये टोटल 90 होता है, 90 में 60 घटा दो, कितने हो गए 30, तो ये 30 हुआ। ठीक है, अच्छा ओ से ए तक की दूरी निकालनी है, और ओ से ये वाली दूरी दी है, ये आर दी है आपको। अब कुछ दिमाग लगा सकते हैं, ये आर है, ये निकालना है, तो ये तो एक समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये आर क्या हो गया, कर्ण, और ये क्या हो गया, लंब या आधार। कोण के सामने वाला ये होता है लंब, लंब हमेशा जो कोण होता है ना त्रिभुज में, उसके सामने वाला भुजा होती है लंब, और ये कितना हुआ, फिर आधार हुआ। तो आधार निकालना है, कर्ण दिया है, कोण 30 डिग्री है, तो सूत्र कौन सा लगाया जाए, कॉस का। कॉस में आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस 30 लगाएं, कॉस 30 बराबर आधार यानी ओ ए, कर्ण मतलब आर। कॉस 30 का मान बता दो, √3/2, तो कॉस 30 होता है √3/2। ठीक है, इंटू आर, तो ये आ गया ओ ए। ओ ए की वैल्यू आ गई कितनी, √3/2, रख दें यहाँ, तो हमारा उत्तर आया एम वी इंटू √3/2 कितना, आर। ये इसका परिमाण आ गया। तो अगर आप चारों ऑप्शन में देखेंगे तो √3/m और आर स्थिति सदिश है, तो किस में दिया है, इसमें दिया है केवल √3/m। ठीक है, एम भी, और आर भी इसमें छपा नहीं है, सभी में आर भी होगा, तो ये अपने पास एम भी √3/2 आर आ रहा है। अब लेकिन ये के कैप तो सभी में आ रहा है, के कैप इसमें कैसे आएगा, के कैप ऐसे आएगा कि कोणीय सदिश, ये कोणीय संवेग जो है अक्षीय सदिश होता है, और अक्षीय सदिश की दिशा कैसे निकालते थे, क्या बताई थी, ये दाएं हाथ के नियम से, कि अगर हम अपनी ये उंगलियों को जिस दिशा में घुमा रहे हैं, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो अंगूठा ऊपर आया, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो अंगूठा नीचे आया, तो इसमें कैसे घूमेगा, ओ के परित, ये एम भी इधर है, तो ऐसे जाएगा ना, ओ को केंद्र मान लो, जा इधर रहा है तो इसको ऐसे ओ को केंद्र मानते हुए इस दिशा में एक वृत्त बना दो ऐसा। तो ये बताओ क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ऐसे क्लॉकवाइज है ना, तो ऐसे क्लॉकवाइज है तो अंगूठा किधर आएगा,
अंदर की तरफ, तो इसका अंदर की तरफ ये x है, ये y है, तो अंदर क्या हुआ z, माइनस का z, बाहर प्लस z, अंदर माइनस z। तो इसका उत्तर जो होगा वो हो जाएगा √3/2 mv r k कैप, और k कैप में यहाँ माइनस आएगा तो ये करेक्शन है, तो -√3/2 mv k कैप। ठीक है, ये नोट कर लें, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर डाल के नोट कर लो। और ये आज लास्ट टेस्ट का वेक्टर का, अगले टर्म से बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होगा, बिल्कुल शुरू से शुरुआत होगी। और जिनका जो निकल गया है वो 17 जुलाई के बाद ये सारा सब कुछ रिपीट होगा अलग अलग बैच में, तो उसमें कवर हो जाएगा। ट्वेंटी 29 आ गया, सबका आ गया। अधिकतम और निम्नतम परमाणु का अनुपात 5/3 है, तो उनके परमाणु का अनुपात क्या होगा? देखो इसमें बोल रहा है अधिकतम और न्यूनतम। महत्तम माने अधिकतम, न्यूनतम। महत्तम का मतलब क्या होता है? दो मान लो हमारे पास बल हैं ए और बी, तो दोनों का महत्तम क्या होगा? ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा बताओ? महत्तम माने जोड़ना और न्यूनतम माने घटाना, ए माइनस बी। कितना है प्रश्न में? 5/3। तो ए और बी के मान, तो ए और बी का अनुपात निकालना है, ये दिया है, और a/b का मान निकालना है। तो एक तरीका है कैंची गुणा कर लो, a/b निकाल लो। दूसरा योगांतर नियम भी लगा सकते हैं, अगर 10th में याद है तो। याद नहीं है तो 3 का गुणा कर दो, 3a प्लस कितना हो गया? 3b बराबर इधर गुणा कर दो, 5a माइनस 5b। ए अलग कर लो, बी भी अलग कर लो, ये इधर आ गए, तो 5 और 3 कितने हो गए? 8b बराबर 5 में से 3 गए 2a। अपने को a/b निकालना है, कितना आया? a/b 8/2, कितना आया? 4:1। बस हो गया उत्तर। ठीक है, और एक ही लाइन में भी इसको कर सकते हैं, इसको कहते हैं योगांतर विधि। योगांतर विधि ये होती है कि अगर कुछ ऐसा मिल जाए आपको, तो हम इसमें इन दोनों को ऊपर जोड़ सकते हैं और नीचे घटा सकते हैं। जैसे इन दोनों को ऊपर जोड़ा तो a प्लस बी और a माइनस बी जोड़ा, कितना आएगा बताओ? b से b कटेंगे, 2a आ जाएगा, बटे इधर घटाओ, a प्लस बी में से a माइनस बी घटाओ, तो a से 1 कट जाएंगे और कितना आ जाएगा? 2b। ऐसे इधर जोड़ो, 5 और 3 8, और 5 में से 3 गए 2, 2 चौको 8, तो देखो 2 से 2 कट गया, a/b कितना आ गया? 4/1। इस मेथड को कहते हैं योगांतर विधि। कक्षा 10 में पढ़ी थी, अब याद नहीं होगी, पढ़ी थी। इन दोनों को ऊपर जोड़ना और इन्हीं दोनों को नीचे घटाना, इधर भी इन दोनों को ऊपर जोड़ना, इधर घटाना, योग करना घटाना, योग करना घटाना, इसको कहते हैं योगांतर विधि। याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कोई कैंची गुणा करके निकाल लो। ठीक है, अगला प्रश्न है 30वां, बोलो 30वां आया। 3 और 4 के दो बल परस्पर कार्यरत हैं वस्तु पर, न्यूनतम व अधिकतम परमाणु का अनुपात क्या होगा? ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। अधिकतम मतलब दोनों का जोड़ 4 और 3 7, और न्यूनतम मतलब 4 - 3 1, 7:1। क्या है? सी तो 1/7 है। अच्छा उल्टा पूछा है ना, न्यूनतम बटे अधिकतम पूछा है, तो 1/7 हो जाएगा। अपन ने क्या निकाला? अधिकतम बटे न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम पहले दिया है तो न्यूनतम बटे अधिकतम पूछा। ठीक है, चलो अगला 31वां, सी आ रहा है, चेक कर लेते हैं।
31वें में ये कहा है ए और बी एक्स अक्ष से क्रम से 30 व 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, इनके परिमाण 3 व 4 है, तो परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा? वो कहता है ऐसे एक्स अक्ष वाई अक्ष है, ठीक है, ए व बी सदिश हैं। ए जो है एक्स अक्ष से 30 का कोण बना रहा है, तो ये ए हो गया। ए वेक्टर कितना कोण बना रहा है? 30। और बी कितना बना रहा है? और अच्छा ए का मान कितना है? 3 इकाई है। बी बना रहा है 120। 120 किधर बनेगा? किधर बनेगा? इधर बनेगा, 90 से इधर कहीं। ये कौन है? बी। बी का मान कितना है? बी का मान कितना है? 4, ठीक है। अच्छा, अब इनका परिणामी निकालना है ए और बी का, तो ए और बी के बीच का कोण बताओ कितना है? 90 है। तो 90 पर परिणामी कैसे निकालते? इधर के परिणामी आया आर, तो आर बराबर क्या होता है? अंडर रूट में 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 25 हो गया। 25 का वर्गमूल 5, 5 इकाई, ठीक है। ऐसा सवाल एक और कर चुके थे अपन। 32वां बोलो, आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। यदि समान परिमाण 4 इकाई के दो बल किसी बिंदु पर कार्यरत हैं कि उनके बीच का कोण 120 है, तो सदिशों का योग व परिणामी की दिशा क्या होगी? समान परिमाण के 4 इकाई के दो बल हैं, यानी F1 F2 बराबर है 4। 120 पर कार्यरत हैं तो 4 ही आएगा। पहली बात तो 120 पे कितने गुना आता है? 1 गुना। तो 4 और 4 120 पे लगे हैं तो कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो यानी ये 2 उत्तर हो सकते हैं, ये तो होंगे ही नहीं किसी हालत में। अब इन्हें दोनों में से कौन सा है वो देखें। अब परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा का सूत्र क्या होता है? tan अल्फा। tan अल्फा बराबर बताओ, Q साइन थीटा बटे P प्लस Q कॉस थीटा, यही होता है। अब इसमें P और Q को तो 4 लिख दो, जहां जहां P और Q है बराबर है 4 है। और थीटा कितना है? 120 है, तो जहां थीटा है वहां कितना लिख दो? 120, तो अल्फा निकल आएगा। तो tan अल्फा बराबर Q की जगह 4 लिखा, साइन 120 लिखा, 4 प्लस 4 कॉस 120। जरा मान बताओ, 4 4 तो कटी गए, कॉमन लेके एक साइन 120 का मान 90 प्लस 30, यानी प्लस माइनस या प्लस? प्लस 1/2। 90 प्लस 30 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में साइन धनात्मक होता है। बोलो, दो सेकंड में कौन धनात्मक होता है? केवल साइन ही तो धनात्मक होता है। तो प्लस का 1/2 आया, बटे में 1 प्लस 4 तो कटी गए थे, कॉस 120 का मान बताओ, ये कितना आएगा? ये 90 प्लस 30 इसमें भी आएगा, इसमें माइनस आएगा, माइनस का कितना? 1/2। देखो तुम त्रिकोणमिति भूल गए ना, मैंने पक्का है। 90 प्लस क्या करें? 30, साइन 90 प्लस 30 कितना होता है? हाँ, √3/2 होगा, सही कह रहा है, √3/2 होगा, क्योंकि 90 दिया है ना, 90 में बदलेगा भी तो। साइन का 90 में क्या चेंज होगा? एक तो प्लस का होगा पहली बात तो, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, और कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 का तो कितना होता है? √3/2, तो ये होगा √3/2। अब आ जाओ इसमें कॉस 120, इसका आएगा माइनस 1/2, तो यहाँ कितना कर दूं? माइनस का 1/2। तो देखो ऊपर हुआ √3/2 और नीचे कितना हुआ? 1 में से 1/2 घट गया, 1/2, 2 से 2 कट गया, कितना आया? √3। तो tan अल्फा बराबर है √3, इधर लिख दूं इसको मिटा के। tan अल्फा बराबर कितना आया? √3। √3 की वैल्यू 1.73 होती है कि नहीं? तो अल्फा बराबर कितना आया? tan इनवर्स 1.73। बताओ कौन सा उत्तर हुआ? पहला उत्तर, ठीक है, नोट कर लो। ये थोड़ी त्रिकोणमिति लगी है इसमें, सदिश तो लगा ही है, इसलिए कहते हैं बेसिक मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
इधर से जो जो खिड़की के पास बैठे हैं खोल लो उसको, हवा आएगी। कांच तो खोल लो, अभी तो केवल धूप आ रही है। हाँ, आराम से देखो। घाम आ रही है। सवाल 33 बोलो। तैतीस नंबर का सवाल। मिटा दूं इसको पूरा। देखो 33 चित्र में वो एक समपंचभुज है। अच्छा, ये वाला चित्र है इसका, ये चित्र इसका है। ए बी सी डी ई का केंद्र इधर हो, ए बी सी डी ई। 5 बल चित्रानुसार लग रहे हैं, परिणामी बल क्या है? इसका तो 0 है। समपंचभुज, 5 भुज, इसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगन, यानी कि समबहुभुज। समबहुभुज, समबहुभुज क्या होता है जरा बताओ, पढ़ाए तीसरे चौथे में। समबहुभुज क्या? नहीं, समबहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो, बस इतनी सी परिभाषा। समबहुभुज मतलब ऐसा कोई आकृति जिसकी भुजाएं समान हो। वो त्रिभुज भी हो सकता है, जैसे समबाहु त्रिभुज है, वो भी समबाहुभुज है। वर्ग भी हो सकता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। पंचभुज जिसमें पांचों भुजाएं समान, षटभुज, अष्टभुज। तो ऐसा कोई भी पॉलीगन जिसकी मतलब 1 से 2 से ज़्यादा भुजाएं हों, तो कोई भी ऐसा पॉलीगन जो क्या हो, जिसकी भुजाएं समान हो, उसको कहते हैं समबहुभुज। और वेक्टर में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ही वैल्यू के, एक ही मान के वेक्टर समबहुभुज पर काम कर रहे हैं किसी एक बिंदु पर, तो सब एक दूसरे को निरस्त करके परिणामी बल 0 कर देते हैं। तो जैसे देखो, इस पॉइंट पर 5 बल लग रहे हैं और वैसे लग रहे हैं कि किसका निर्माण कर रहे हैं? समबहुभुज का। तो इसलिए पांचों एक दूसरे को निरस्त करके यहां सेंटर पे नेट बल क्या कर देंगे? 0। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, इसको लिख लो। यदि समान परिमाण के सदिश, यदि समान परिमाण के सदिश, समान परिमाण के समतलीय सदिश, ऐसा लिख लो, समतलीय सदिश, समान परिमाण के समतलीय सदिश किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर इस प्रकार लग रहे हों, इस प्रकार लग रहे हों कि वह समबहुभुज, समबहुभुज, समबहुभुज का निर्माण कर रहे हैं, समबहुभुज का निर्माण कर रहे हैं, तो उन सब का परिणामी, उन सब का परिणामी 0 होता है। उन सब का परिणामी क्या होता है?
शून्य होता है। ठीक है, तो यहां भी देखो 5 बल हैं एक ही परिमाण के और ऐसे बना रहे हैं कि पंचभुज बन रहा है, तो इसका मतलब इनका परिणामी भी क्या होगा, शून्य होगा। अब आ जाओ प्रश्न क्रमांक 34, बताओ क्या होगा। जल्दी जल्दी कर लो कि इन्वर्टर भी उसकी एक लिमिट होती है, लाइट ज़्यादा देर तक नहीं आई तो इन्वर्टर भी भूल जाएगा। अब इस बोर्ड की विशेषता यह है कि ये लाइट से ही चलता है। पुराने बोर्ड तो चौक से चलते थे, लाइट हो ना हो अपन वैसे ही बोर्ड पे घिस दो। 34 बताओ। ए बी, ये तो हो गया ना 34, तो नहीं अलग है। ए बी सी डी अब समांतर चतुर्भुज है और ए बी सी व डी शीर्षों के ए बी सी डी की स्थिति सदिश हैं, तो सही विकल्प क्या है? समांतर चतुर्भुज की बात कर रहा है, तो समांतर चतुर्भुज होता है ऐसा, ए बी सी डी और यहां कहीं ऐसे स्थिति सदिश दिए हैं, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो वो कह रहा है कि ए का स्थिति सदिश कितना है, ए वेक्टर, बी का स्थिति सदिश कितना है, बी वेक्टर, सी का स्थिति सदिश कितना है, ऐसे सी वेक्टर, डी का स्थिति सदिश कितना है, स्मॉल डी वेक्टर, ऐसा बोल रहा है। स्थिति सदिश मतलब उन बिंदुओं को ओ से स्थिति, जैसे ए की ओ से स्थिति कितनी है, ए वेक्टर, ओ की बी से स्थिति कितनी है, ये बी वेक्टर, सी की ओ से स्थिति कितनी है, सी वेक्टर, डी की ओ से स्थिति कितनी है, डी वेक्टर। तो बताना इनमें कौन सा संबंध सही है। अगर ये समांतर चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुज में ये होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो समांतर होती हैं। अब लगाओ कॉन्सेप्ट, आमने सामने की भुजाएं इसमें समांतर होती हैं। करो, बताओ। हिंट मैंने दे दी कि आमने सामने की भुजाएं इसमें क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अब आप सॉल्व करो और कुछ दिमाग लगाओ, बताओ मुझे क्या आ रहा है। बोलो। सीधी बात है, ये अगर भुजा निकालनी है, ये वाली लाइन निकालनी है मुझे, ये वाली लाइन, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक घटाते हैं, सी माइनस बी घटाओ, तो ये भुजा आ गई। ये भुजा निकालनी है तो डी माइनस ए घट जाएगा, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, समांतर भुजाएं। तो ऐसा कहीं दिया है, सी माइनस बी बराबर डी माइनस ए भी दिया है। अच्छा, बी माइनस सी और डी, ये उल्टा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बी सी में चेक करो, बी माइनस सी और इधर क्या दिया है, डी माइनस ए। अगर ये बी माइनस सी इधर भी ए माइनस डी होता तो वो भी हो जाता। तो अपना उत्तर होगा कौन सा, बी। जैसे ये भुजा निकालनी है मुझे, मैं दो समांतर भुजाएं हैं, ये बराबर होती है ना, समांतर भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर लंबाई की होती है। तो कैसे निकालेंगे इस भुजा की लंबाई, दिस माइनस दिस, इसकी दिस माइनस दिस। ठीक है, सदिश में अगर अपने को विस्थापन निकालना है तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यही वो उसी तरह का है। चलो 35, लाइट आ गई, चलो अच्छा। 35, अब वो बंद कर दे बालक, खिड़की बंद कर दे, पर्दे भी बंद कर दे।
बोलो 36वां करो। 35 डी ज्ञात नहीं कर सकते। F1 दिया है, F2 दिया है, F3 दिया है, परस्पर कार्यरत हैं। वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल की दिशा क्या है? परिणामी बल की दिशा, हाँ, इसमें इसलिए ज्ञात नहीं कर सकते कि किससे पूछा है उसने, ये तो दिया ही नहीं है। परिणामी बल की दिशा, परिणामी बल निकालना पड़ेगा, फिर वो ये पता करना पड़ेगा कौन कहाँ से पूछ रहा है। तो ये तो कहा नहीं है किधर से पूछ रहा है। ठीक है, चलो 36 बताओ। 36 बोलो। एक गतिमान कण का स्थिति किसी क्षण पर स्थिति यह है तो t बराबर 1 से t बराबर 3 सेकंड में विस्थापन। देखो ये वही हो गया। पहले इस पूरे सूत्र में t की जगह 1 लिख दो तो r1 आ जाएगा। इसी में t की जगह क्या लिख दो? 3 लिख दो तो r2 आ जाएगा। फिर विस्थापन निकालना है तो क्या करोगे? r2 माइनस r1। करो जल्दी से, सभी बच्चे करो। r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर निकाल लो, ये विस्थापन होगा। करो, क्या रहा है? डी डेली आ गया सबका, कर लिया था तो ये हिंट लिख लो इसकी। अब इसमें 4 बिंदु हैं ए बी सी व डी, इनके स्थिति सदिश हैं ये 4। तो ए बी व सदिश ए बी और सी डी क्या है ये पूछा है। अब देखो इसके हिंट बताता हूं। पहले जैसे ए बी निकालना है, पहले आपको ए बी वेक्टर निकालना है तो ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके। और जैसे सी डी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे? डी वेक्टर माइनस सी वेक्टर करके। पहले घटा के ए बी सी डी निकाल लो, ये दोनों आ जाएं तो फिर देखना है इनमें कि ये कैसे हैं। लंबवत हैं तो इन दोनों का गुणनफल, डॉट गुणनफल 0 होना चाहिए। ठीक है, जरा करके देखो, करो सभी। 37 फिर बता रहा हूं। देखो ए बी बराबर बी माइनस ए, घटाओ जरा, बी में से ए घटाओ, बी में से ए घटाओ, 3 आई में से 2 आई गए, 1 आई, 5 जे में से 3 जे गए, 2 जे प्लस के, और 7 में से 4 गए माइनस के, 7 4 11। यही होगा कि नहीं बोलो? माइनस के 4 थे ना। अब सी, डी में से सी घटाओ, 3 आई में से आई गया, 2 आई, 6 जे में से 2 जे गए, 4 जे प्लस 9 के में से 3 गए, 6 के आ गए। अब इनका डॉट गुणनफल निकाल के देख लो, 0 आएगा क्या? 0 तो आने वाला नहीं है क्योंकि किसी कहीं कोई बीच में माइनस प्लस तो है नहीं। करो सभी। तो फिर कैसे हुए? समरेखीय हुए, समतलीय हुए कि क्या हुए? ये पूछा है। देखो दोनों ही धन है, दोनों ही कैसे धन है? तो दोनों ही धन है तो इनका डॉट गुणनफल 0 तो हो नहीं सकता, एक आध माइनस होना चाहिए तभी तो कटपिट का 0 होता। तो इसका मतलब लंबवत तो होंगे नहीं। समरेखीय का मतलब होता है कि एक ही दिशा में ना समांतर। समांतर की कंडीशन क्या बताई थी? कि कोई दूसरा सदिश पहले का कुछ गुना होगा।
तो ये 2 गुना 3 गुना कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि ये 2 गुना है, ये भी 2 गुना, लेकिन ये तो 11 और 6 है, यहाँ गड़बड़ हो गए। अगर यहाँ 22 होता तो समांतर हो जाता। तो ये समरेखी भी नहीं हो सकता। समतलीय का मतलब एक ही तल होता है। आज ये ऐसे ही कर दो, तो लाइट जला दो। समतलीय का मतलब एक तल होता है, तो एक्स वाई तो एक तल बना देते हैं, लेकिन जेड तो बाहर निकलेगा ना, ठीक है। तो ये फिर डी लगाओ, पीछे वाला भी चला दो। चलो नेक्स्ट 38, इसका डी है। 38 का बताओ, किसका? 38 का हो सकता है। बी समरेखी दिया, समरेखी कैसे हो जाएगा, उसमें चेक करना पड़ेगा। आई जिस ए बी, नहीं दोनों समरेखी नहीं हो रहे। समरेखी के लिए क्या जरूरी है कि वो समांतर हो। समरेखी मतलब समांतर, तो फिर वो 22 होगा तो समांतर होगा। 22 तो हो नहीं रहा। 22 हो रहा था क्या, बताओ? 22 कैसे हो रहा था? 22 तो हो नहीं रहा था। ये 11, इसको 22 होना चाहिए समरेखी के लिए। 22 चेक कर लेते हैं। डी माइनस सी, डी कितना है? डी 9 है, और सी नहीं 22 नहीं होगा, फिर नहीं होगा, डी लगाओ। चलो 38 का बताओ, 38 का डी। ये दिया है और ये दिया है, कोण निकालना है। तो कोण का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे ए बी, यही होता है, ठीक है। तो पहले ए डॉट बी निकालो, फिर ए और बी से भाग कर दो। ए डॉट बी कैसे निकलेगा? 2 का 3 में, 3 दूनी 6, जे का -4 में, तो माइनस के 4, -2 के इसमें के है ही नहीं है, तो 0 बटे ए का परिमाण बताओ, इसका परिमाण बताओ कितना है? 4 और 1 5 और 4 9, √9 यानी 3। बी का कितना आएगा? 5, तो 6 में 4 गए, 2 बटे 5 थी 15, 2 बटे 15। थीटा बराबर क्या आया? कॉस इनवर्स 2 बटा 15, यही आएगा, ठीक है। अड़तीस हो गया। 39 बोलो। किसी कण का वेग इतना है, कण के वेग का इसके समांतर घटक क्या होगा? देखो कण का वेग इतना है, अब वो बोल रहा है इसके समांतर घटक क्या होगा? बताओ। कण के वेग का उसके समांतर, उसके समांतर का मतलब है उसकी दिशा में। समांतर का मतलब क्या होता है? कि दिशा में। तो अगर मैं इसको ऐसा मान लूं कि v वेक्टर का घटक निकालना एक ही दिशा में, इसका मतलब ये हो गया v वेक्टर का घटक किसकी दिशा में निकालना है? a वेक्टर की दिशा में। इसका अर्थ ये है वो निकालना है। तो बोलो कैसे निकालोगे? v का घटक यानी उसका परिमाण निकाल लो पहले, और एक ही दिशा में निकालना है, तो एक ही दिशा से गुणा कर दो, बस हो गया उत्तर। तो समझ में आया? v का परिमाण निकालो, उसमें कितने से गुणा कर दो? दिशा से गुणा कर दो, ठीक है। तो v का घटक एक ही दिशा में निकालना है। तो एक ऐसा अपन ने किया भी था कि a का घटक b की दिशा में निकालना हो, b का घटक a की दिशा में निकालना हो, तो क्या करते थे? सूत्र याद है? वो प्रक्षेप निकाल लेते थे। जो प्रक्षेप का सूत्र बताओ। मान लो b का प्रक्षेप एक ही दिशा में ज्ञात करना है, तो क्या करते थे? b डॉट a बटे जिसकी दिशा में निकालना उसके परिमाण से भाग, और गुणा किससे? जिससे भाग दिया उसके इकाई सदिश से गुणा। यही करते थे ना? नहीं ध्यान आ रहा?
जैसे ए का प्रक्षेप, प्रक्षेप यानी घटक, मान लो बी की दिशा में निकालना है, कैसे निकालते थे जरा बताओ? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो करना ही है, जिसकी दिशा में निकालना उससे भाग और बी कैप, यही करते थे। आया ध्यान? तो यहाँ क्या होगा बोला, बताओ जरा इसी सूत्र का उपयोग करके, वी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बटे ए वेक्टर नहीं ओनली ए, इधर वेक्टर है क्या बी और इधर ए कैप। समझ आई बात? अब चलो निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, दोनों का डॉट गुणनफल करो, डॉट गुणनफल वी डॉट ए का। बताओ 6 का 1 में गुणा कितना 6, और बताते जाओ 2 का 1 में 2 और -2 का 1 में -2, ठीक है। ये वी डॉट ए आ गया बटे ए का परिमाण बताओ 36 और 2 का वर्ग 4, 36 4 40 और 4 44, रूट 44 आया। देखते रहना क्या रूट 44 आ रहा है कुछ और आ रहा है? 36 और 4, अच्छा वो तो माइनस का वर्ग प्लस हो गया, यही तो आएगा 36 और 4 ये हो गए 40 और ये 2 का वर्ग 4 44, रूट 44। अच्छा इसके बाद है ए कैप। ए कैप कैसे निकालोगे? ए वेक्टर बटे ए वेक्टर क्या है? आई कैप प्लस, बोलो। अच्छा नीचे अपन तो वी का निकाल दिए, ए का चाहिए था ना, तुम लोग ध्यान नहीं दिलाते। ये रूट 44 थोड़ी आएगा, बताओ कितना आएगा? ए का चाहिए ना, बी का थोड़ी चाहिए। नीचे ए है, कितना आएगा? रूट 3। इधर ए कैप कितना है? आई प्लस जे प्लस के बटे में कितना, बोलो? रूट 3, ठीक है। बस हो गया ये 2 से 2 कट गया, रूट 3 कितने होते हैं? 3 3 दूनी 6, 2 ऊपर चले गए, ये रूट 3 3 से 6 कट गया 2, बस उत्तर आया 2i प्लस 2j प्लस 2k। 2 का गुणा कर दो सभी में, है कोई उत्तर? बी बॉम्बे, ये हो जाएगा, ठीक है। बी डॉट ए बटे ए कैप। हो गया, मिटा दें। चालीस का बताओ, x के किस मान के लिए a और b लंबवत होंगे? लंबवत कब होते हैं? जब दोनों गुणनफल, डॉट गुणनफल क्या होता है? 0। तो ये तो आ जाना चाहिए था, आया नहीं आया? करो डॉट गुणनफल, बोलो। लंबवत दे रहा है ना, तो मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए? 0। 2 का हम गुणा करेंगे किसमें? 2 में, कितना हुआ? 4। फिर इस 2 का करेंगे -1 में, कितना हुआ? -2, -4 -2, ठीक है। -x का -3 में, तो कितना हुआ? प्लस का 3x बराबर 0। 4 में से 2 गए 2 प्लस 3x बराबर 0। तो 2/3 आ रहा है, 2/3 कहीं है
माइनस का, ये आ जाएगा क्योंकि +2 है ना, इधर जाएंगे तो माइनस का 2/3। चलो 41 करो 41 क्या रहा है 41 में, करो सी, कर लोगे ये तो 42 में पहले इसमें से इसको घटाना तो विस्थापन आ जाएगा R2 माइनस R1 करके, फिर F और R का क्या कर लेना, डॉट गुणनफल, तो इनमें से आ जाएगा। ठीक है, वही कार्य होता है। 43 बोलो। ए दिया है, बी दिया है कि लंबवत इकाई सदिश, मतलब ए और बी दोनों के लंबवत हो ऐसा इकाई सदिश ढूंढो। तो इकाई सदिश के लंबवत एकांक सदिश इनमें से कौन सा है? लंबवत का मतलब क्या होता है? दोनों गुणनफल डॉट गुणनफल 0। एक एक करके चेक कर लो। ठीक है, इसमें से किसका डॉट गुणनफल 0 हो रहा है, एक एक करके चेक कर लेना। और एक और तरीका है, ए है बी है, ध्यान दो, ए क्रॉस बी निकालते हो आप, क्या सूत्र होता है ए क्रॉस बी का बताओ? ए बी साइन थीटा एन कैप, और लंबवत है तो थीटा कितना हो जाएगा? ए और बी के मध्य कोई भी कोण है मान लो, तो ये जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी, ठीक है, वो एन कैप हो गया। तो उसने कहा कि अगर हमारे पास दो सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके लंबवत कौन होगा? तो इसके लंबवत ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, और उसका इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, इन दोनों का ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकाल के उसका क्या कर लो, इकाई सदिश ज्ञात कर लो, तो वो उत्तर होगा। देखो ए क्रॉस बी निकालें अपन, बताओ क्या होगा ए क्रॉस बी, करो जरा इसका ए क्रॉस बी। पहले ए लिख लो ए क्रॉस बी के लिए, ए बराबर क्या है? 3i प्लस कितना है बोलो, j प्लस 0 के, बी वेक्टर कितना है बोलो, 2i माइनस j माइनस 5 के। चलो निकालो ए क्रॉस बी कितना आएगा, कैसे निकालते हैं? i पहले, फिर इसको ऐसे करो, इसका इसमें -5 माइनस 0 का इसमें 0, फिर माइनस j बोलो, इसको छुपाया, इसका इसमें कितने माइनस के 15 माइनस इसका इसमें 0, फिर के कैप बोलो जल्दी से, के कैप के लिए छुपाया 3 का, जे में -3 और इसका इसमें तो माइनस का 2, कितना आया? माइनस का 5i माइनस प्लस 15j और माइनस के 5 कितने, माइनस के प्लस के माइनस के 5 के कैप। ये आया आपके पास ए क्रॉस बी। अब इसका परिमाण निकाल लो, मतलब इसका वो निकाल लो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे इसका? यूनिट वेक्टर निकालते हैं ये वेक्टर बटे में क्या, इसके परिमाण से भाग देना। तो परिमाण से भाग दे दो, कौन सवाल कर रहे हैं अपन? 43, हाँ, 2i माइनस j माइनस 5 की, ठीक है। चलो भाग दें परिमाण से, इसका परिमाण कितना निकलेगा? इसमें 5 कॉमन ले लें पहले, तो -5 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? -5 कॉमन लिए, तो i माइनस 3j और प्लस के, यही आ जाएगा। ठीक है, परिमाण से भाग दे दो, इसका परिमाण निकालो, कितना परिमाण आएगा? तो वह इकाई सदिश हो जाएगा।
करो, अब इतना आप लोग करो। जैसे किसी सदिश का इकाई सदिश हम कैसे निकालते हैं, वो सदिश उसमें भाग किससे देते हैं, उसके परिमाण से। तो इसका परिमाण निकाल लो, उतने से ही भाग दे दो, बस उत्तर है। मिलाओ कौन सा सही है। एक आध माइनस प्लस का अंतर हो सकता है क्योंकि इसमें मिसप्रिंट हो सकता है माइनस प्लस। बोलो क्या आ रहा है। बोलो। वैसे भी दिख रहा है, देखो i -3 और k 5k। इसमें कहीं ना कहीं, इसमें कहीं करेक्शन है इसमें यहाँ पर, क्योंकि इसमें आंसर क्या दे रहे हैं, देखो जरा, ये दे रहे हैं, कौन सा दे रहे हैं, है ना। तो ये तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ अगर ये 5 ना होकर के प्लस होता तो ये आएगा। तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं ये इसमें प्लस माइनस की गलती हो सकती है। अपन तो डी लगाओ, क्योंकि इसमें से एक भी नहीं आ रहा। चलो 44वां देखो। I क्रॉस A प्लस J क्रॉस A प्लस K क्रॉस A का मान क्या है इनमें से। इसको कहते हैं त्रिय गुणनफल। ठीक है, ये अभी आपके इसको छोड़ दो फिलहाल, त्रिय गुणनफल बाद में करेंगे। 45 करो। इसको भी छोड़ देना, सब मैं इकट्ठे कराऊंगा। ये वाला ये कर सकते हो। बोलो। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर 0, तो A क्रॉस B का मान क्या होगा। A क्रॉस B A के भी लंबवत होता है, B के भी लंबवत होता है, A प्लस B के भी लंबवत होता है। ठीक है, ये दिमाग लगाओ इसमें क्या होगा। A क्रॉस B किसके लंबवत होता है। ये इकट्ठे उसके आ गए हैं हायर मैथ्स के। अभी A क्रॉस B होगा, ये B क्रॉस C के बराबर, A को छोड़ के इनका। ठीक है, चलो ये अपन करेंगे बाद में, अभी आपके मतलब के जो है वो बताता हूँ। 47 को भी छोड़ दो, ये करो 48 करो, 49 करो, 50 करो, ये चलो तीनों करो। हायर मैथ वाले छोड़ दो, ये नीट में नहीं आते। करो जरा इन तीनों करो। $48, $49, $50
देखो बल दिया है और ये स्थिति सदिश है, तो बलागुण निकालना है। बलागुण कैसे निकालते हैं? नीट का क्वेश्चन है ये 2016-17 का। एफ टाउ बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ, यानी पहले आर लिखो फिर एफ लिखो, फिर क्रॉस प्रोडक्ट करके देखो कौन सा आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? ए आ रहा है। किया सभी ने? क्रॉस गुणनफल करना आता है ना? नहीं, डॉट नहीं होता, बलागुण में क्रॉस होता है ना? कार्य में डॉट होता है। हालांकि दोनों बेमीय रूप से समान होते हैं, कार्य और बलागुण, लेकिन इसमें क्रॉस होता है, उसमें डॉट होता है। कौन सा आ रहा है? ए। चेक कर लो कौन सा आ रहा है? ए। ठीक है, चलो 49 बताओ। 49 बताइए। एक व्यक्ति किधर जा रहा है? 60 डिग्री कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चल रहा है। पूरब की ओर उसने कितनी दूरी तय कर ली? कितना आसान, देखो ये है पूरब किधर होता है? पूरब किधर होता है? एक्स अक्ष की दिशा में पूरब मान लेते हैं, ठीक है, ईस्ट है ये। तो उत्तर पूर्व चल रहा है, उत्तर पूर्व मतलब उत्तर की ओर ऐसे, और 60 डिग्री कोण पर, मतलब इधर चल रहा होगा, ये 60 डिग्री के कोण पर। कितना गया? 20 मीटर गया। तो बताओ पूरब की ओर उसने कितनी दूरी तय कर ली? इसका मतलब है कि वो पूरब की दिशा में इस 20 मीटर का घटक निकाल रहा है, घटक पूछ रहा है। तो ये मान लो आर वेक्टर है। अब आर वेक्टर का 60 डिग्री पर घटक कितना होगा? क्या सूत्र होता है? वो आर एक्स निकाला था हमने, आर कॉस थीटा, यही निकाला था। थीटा वाली दिशा में घटक क्या होता है? कॉस। तो कितना आया पूरब की दिशा में? आर एक्स 20 कॉस 60। 60 का मान बताओ। 1/2 10 आ जाएगा। देखो 10 दिया है क्या उसमें? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर है, तो ए और बी के मध्य कोण ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर है। ऑप्शन क्या दिए? π/3 50। कितना आ जाएगा? पाई 180। दिशा पलट जाती है ना। किसी कोण पर बल दिया है, ये विस्थापन है, कार्य पूछा है, अब क्या होगा? क्रॉस के डॉट। कार्य पूछा है तो डॉट, डॉट कर लो, निकाल लो, इसका तो आ जाएगा। करो सभी, बस समाप्त होने वाले, 2-3 बच्चे। किसी कण पर कोई बल 51 हो गया, करके देखो ये सभी, यहीं बैठ के करो, घर पे तो करते नहीं आप लोग। कितना आया?
बोलो आया? 51 बार आ गया? नहीं आया? डॉट गुणनफल करो, इसमें क्या दिक्कत है? देखो 5 का किसमें कार्य बराबर होता है एफ डॉट आर, 5 का 2 में, आई का आई में, कितने हुए 10, 3 का -3 में, माइनस के 9, 2 का किस में करें तो 0 ही हो गया, 1 आएगा, 1 है इसमें, हाँ तो 1 आएगा, इसमें कुछ गड़बड़ होगा, 1 उत्तर लगाओ। 5 दूनी 10 और 3 तिरका माइनस के कितने हो गए 9, 1 आएगा। इस 10 को 1 कर लो, हटा दो इसको, उत्तर देख लो क्या दिया है, डी दिल्ली, तो 7 तो आ ही नहीं सकता, या फिर यहाँ पे 1 होगा तो 7 आएगा, यहाँ पे 1 होगा तो 7 आएगा, वो मिसप्रिंट होगा। चलो अगला 52वां करो। 3 बल वेग v से चलने वाले कण पर एक साथ कार्य करते हैं। इन बलों के परिमाण व दिशा को त्रिभुज ABC की भुजाओं द्वारा दर्शाया गया है। कण का नया वेग क्या होगा? v से ज्यादा, v से कम, ये लगाओ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तीन बल हैं और तीनों कैसे हैं देखो, समान क्रम में है कि नहीं है, ये एरो बने हैं समान क्रम में, बताओ क्या आएगा? एक समान क्रम में एक बंद लूप बना रहे हो तो परिणामी शून्य होता है, ध्यान देना, बंद लूप बन रहा हो तो परिणामी शून्य, जहां से गए वहीं लौट के आ गए, परिणामी शून्य, यानी ऐसे गए ए पर ही आ गए, परिणामी शून्य, यानी भी परिवर्तित नहीं होगा। डी दिल्ली, परिवर्तन तो तब होगा जब नया बल लगेगा। 3 बल लग रहे हैं लेकिन तीनों बलों का परिणामी शून्य है तो परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, चलो 53 बताओ। ये भी नीट का क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे, बस सन नहीं डले हैं इसमें, सारे नीट के क्वेश्चन लिए हैं इसमें कलेक्शन, नीट या जेई के। बोलो ये टी लिखा है वो बलागुण है, टाउ है वो एक्चुअली। यदि स्थिति सदिश आर वाले किसी कण पर एफ बल काम कर रहा है, मूल बिंदु के परित बलागुण टाउ है तो देखो आर डॉट टी टाउ, आर डॉट टाउ 0 होना चाहिए। क्यों? डॉट गुणनफल कब 0 होता है? जब वो एक दूसरे के लंबवत हो। तो अगर मैं बलागुण की बात करूं तो बलागुण का सूत्र क्या होता है बता दो? आर क्रॉस एफ। तो ये टाउ किसके लंबवत होता है? आर के भी और टाउ एफ के भी, दोनों के लंबवत होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब इन दोनों का गुणनफल टाउ डॉट आर कितना आएगा? 0। इन दोनों का भी टाउ डॉट एफ 0 होना चाहिए, यही तो उत्तर है डी। और इसमें टाउ डॉट आर लिखो या आर डॉट टाउ लिखो एक ही बात है, क्योंकि डॉट गुणनफल में क्रम विनिमय नियम लगता है, पलट सकते हैं, डॉट में पलट सकते हैं ना। उत्तर हो गया डी। बड़े सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। हो गए पूरे 53। तो प्रयास किए थे कि नहीं? ईमानदारी से करे थे ना पक्का? 53 में से 3 तो कर लिए थे बोलो कि 3 भी नहीं बने? बन गए थे? ईमानदारी से बताओ मैक्सिमम कितने बन गए थे 53 में से? 9। 9 से ज्यादा किसके बने? नहीं बने थे कि बन गए थे ये पूछ रहा है। 9 बने थे कि 9 नहीं बने थे? 27 बन गए थे? नहीं, पूरे 53 क्वेश्चन है, पूरे 53 क्वेश्चन में अपन ने घर पे लगाए। तो बताओ कितने क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बन गए? मैक्सिमम कितने बन गए थे बोलो? तुम बताओ कितने बने थे? अच्छा चलो ठीक है, शुरुआत तो ठीक है, नहीं तो शुरुआत में तो एक भी नहीं बनता। 23वां रह गया है।
अभी करा देते हैं। मैक्सिमम किसके बन गए थे बताओ? 53 में से 30 से ज्यादा किसके बन गए? बोलो। नहीं बने 30 से ज्यादा? 27 तो मैंने ही करा दिए थे। हाँ हाँ, ये भी सही है। तो भाई ये बोलो ना बन गए सर, है ना? 27 मैंने करा दिए थे, मतलब 27 तो बन ही गए। और उसके बाद दिया था, उसके बाद कितने 10 और बन गए थे, 9 बन गए थे। चलो ठीक है ना, 9 और बन गए। तो शुरुआत तो अच्छी है, पहली डीपीपी है ये। नहीं तो पहले डीपीपी में बच्चों के 2-2 4-4 ही बनते हैं। आपके अगर 9, 10, 15, 20 ऐसे 27 प्लस 9 बन रहे हैं तो शुरुआत अच्छी है। बस इसी शुरुआत को अब बढ़ाते जाना। जैसे अब अगली डीपीपी, अगले चैप्टर की यूनिट एंड डायमेंशन मिलेगी, तो या वेक्टर का ही अभी अगले टर्न पर कल टेस्ट है आपका वेक्टर का, तो 53 क्वेश्चन ये हो गए, 45 कल मिलेंगे वेक्टर के। तो अब जैसे उसको डीपीपी मान के ही चलो कि हमारे पास हमें डीपीपी मिल रही है और 1 घंटे में उसको सॉल्व करना है। तो अब उन 45 में से हम कितने कर पाते हैं? जितने इस डीपीपी में किए हैं उससे ज़्यादा आपके सॉल्व होने चाहिए। और टारगेट रखो कि हमें 50 या 45 है तो 45 में से 45 पूरे करने हैं। और तरीका ये होता है कि जब अपन अभी से आदत डाल लो कि तुक्के नहीं लगाने। शुरुआत में क्या होता है, बच्चे तुक्के लगाना शुरू कर देते हैं, वही आदत लास्ट तक बनी रहती है और मेन एग्जाम में भी बनी रहती है। तो तुक्के नहीं लगाने कि नहीं आ रहा तो भगवान भरोसे लिख ही दो, कोई ना हो ही जाएगा, हो सकता है सही हो। तो जितने आ रहे हैं अटेम्प्ट सारे करो। अटेम्प्ट अपने को सब करना है एक तरफ से, है ना। कोशिश तो सबकी करनी है, लेकिन मान लो आंसर नहीं निकल रहा तो एक बार और ट्राई कर लो कि कहीं पर गलती तो नहीं करी। फिर भी आंसर नहीं निकल रहा तो फिर तीसरा ट्राई मत करो, आगे बढ़ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। ऐसे नहीं कि एक ही क्वेश्चन में हम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट उसी में खोते रहें और 20 मिनट बाद हम आंसर निकालें और कहें वाह मजा आ गया, निकल आया आंसर। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि 20 मिनट बाद आपने आंसर निकाला तो हो सकता है आगे के 20 क्वेश्चन 1-1 मिनट के ही होते, वो आपने देखे ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन में 20 मिनट 15 मिनट लगे रहने के लिए एक बार और रिव्यू कर लो कहाँ गलती की है। फिर भी नहीं आ रहा तो छोड़ दो, उसको चिपके नहीं रहना है, उसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, हो सकता है वो उससे भी जल्दी आ जाए। और जब पेपर आता है ना तो यही साइकोलॉजी को देखते हुए पेपर बनाते हैं। एक क्वेश्चन टफ तो उसके बाद मिलेगा आसान, 2-4 आसान मिलेंगे, 2-4 आसान के बाद फिर एकदम टफ मिल जाएगा। फिर टफ मिला तो कोई अगर मान लो उसी टफ में विदा रहा तो आगे के जो आसान है वो कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन छोड़ दो उसको। अगर आपसे एक प्रयास में नहीं हो रहा तो एक बार रिव्यू कर लो, दूसरे प्रयास में भी नहीं हो रहा छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे अपने को पूरे 45 क्वेश्चन जो है या 50 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट तो करने हैं, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं, नहीं बने हैं, उनके आंसर टिक नहीं करने, छोड़ दो, ठीक है। और हाँ, वहाँ रिस्क ले सकते हो कि अपन ने जो है 4 ऑप्शन है, अब पूरे अपन ने कर लिए, 45 में से 40 बना लिए। अब 5 क्वेश्चन ऐसे हैं कि उनके हमें ये पता है कि दो ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकते, ठीक है ना। 2 ऑप्शन तो किसी हालत में नहीं हो सकते, ये अगर हमें पता है तो फिर बाकी के 2 बचे उनमें रिस्क ली जा सकती है कि चलो थोड़ा अंदाजा लगाएं शायद ये वाला हो जाएगा। वहां रिस्क ले सकते हो, वहां रिस्क तो वहां भी है, लेकिन वहां पर रिस्क कम है, ठीक है ना। तो कम रिस्क की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सब में यही करो, पहले सही ढंग से देख लो कितने क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, उन्हीं पर टिक करो, और लास्ट में जितने बच गए और अगर समय है और सोच सकते हैं हम, तो कम से कम 2 ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर दो। और आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये 2 तो किसी भी हालत में नहीं है। ऐसा ना हो कि उन्हीं 2 में से आंसर हो जो आपने हटाए हैं, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर बाकी के 2 में रिस्क ली जा सकती है। तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। कहाँ है क्वेश्चन नंबर 23? इसी पेज पे होगा।
ये P है, ये Q है। अब ये क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? अब ये भी मुझे से करवाओगे। ये P है, P वेक्टर ये रहा, और ये Q वेक्टर है 4। इनमें से ऐसा बताओ जो इसके लंबवत हो। तो इसमें क्या करेंगे? आंसर से क्वेश्चन पर पहुंचेंगे, मतलब हिट एंड ट्रायल मेथड, जो आपको इसमें सही लग रहा हो। अब देखो लंबवत में क्या होता है, मैं अपनी टेक्निक बताता हूं जो अभी तुम्हें बताई है वही, कि कैसे हम दो को हटा सकते हैं। ये क्या है? P cos थीटा i प्लस P sin थीटा j है। अब इसके लंबवत निकालना है। इन चारों में से कोई एक ऐसा वेक्टर है जो इसके लंबवत है, तो दोनों का डॉट गुणनफल क्या होता है? 0 लंबवत के लिए। तो सोचो इसका इन चारों में से किस में गुणा करके 0 आ सकता है? क्या C और D में गुणा करके 0 आ सकता है क्या? ये दूसरे क्लास का बच्चा बता देगा कि नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी सब में प्लस है, तो गुणा करेंगे तो प्लस प्लस ही आएंगे ना, तो वो घटेंगे नहीं। 0 आने के लिए घटना चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों तो किसी भी हालत में नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमारे पास 2 रह गए। अब रिस्क ले लो, देखें जरा आपकी रिस्क किस्मत कैसी है। बोलो कौन सा लगाऊं? हैं? बी? बोलो, सभी बी कह रहे हैं। और सही तरीका है जो पहले दिमाग में आ जाए, फिर बदलना मत। कई बार एकदम पहली बार जो स्ट्राइक करता है ना वही सही होता है, और फिर सोचने ज़्यादा लग जाओ फिर वो गलत हो जाता है। तुक्के लगाने तो पहले दिमाग में जो आ रहा है वही सही है। इसको चलो इसको चेक करते हैं अपना। तो P cos थीटा i, P cos थीटा किस में गुणा होगा? इसमें तो कितना हो जाएगा? PQ cos थीटा साइन थीटा, प्लस का आएगा। अब P साइन थीटा का इसमें करो, ये माइनस का आएगा। माइनस से कितना आएगा बताओ? ये भी PQ साइन थीटा cos थीटा। क्या दोनों बराबर है? बराबर है ना, तो घट गया तो 0। यही आंसर सही है। ठीक है ना? तो ये 23वें प्रश्न में आप एक नई मेथड भी समझ गए, तुक्का लगाने की मेथड, है ना। लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन में नहीं करना। कहाँ करना है? जब हम सारे कर चुके हैं और अब हमारे पास 5-7 क्वेश्चन रह गए, समय भी है पर्याप्त, तो फिर कम से कम कुछ नहीं आ रहा तो हम 2 तो हटाने की कोशिश करें थोड़ा दिमाग लगा के, कि 2 किसी हालत में हो ही नहीं सकते थे। और 2 के बाद फिर जो पहली बार दिमाग में स्ट्राइक करे, ये नहीं कि पहली भगवान ने पहली बार कहा कि बी है, अब आपने उसका निर्णय बदल दिया कि नहीं बी नहीं होगा, ए होगा। हो गए सारे? और कोई? तो अब अगले टर्म से बिल्कुल नया बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, नया चैप्टर, नया बैच। तो जिनको ज्वाइन करना हो बता देना। अगले टर्म से बिल्कुल वेरी न्यू चैप्टर, और उसका नाम है इकाई विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन, मेजरमेंट। NCERT का पहला चैप्टर है। यहाँ से फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है। टेस्ट का टाइम है आपका 9 बजे। ठीक है, 9 बजे रख देते हैं, 9 बजे आ जाना। ठीक है, 9 से 12 है, और 9 से 12 में आप एक घंटे का टाइम लेके आ सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे का टाइम लेने का मतलब है, और तो अगर चाहें तो मैं 8 बजे से रख सकता हूँ, 8 से 12 कर देता हूँ, चलो, है ना। 8 से 12 का मतलब जरूरी नहीं कि 8 बजे आना है। आपका केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में जब भी टेस्ट हो तो उसको हिसाब से आप अपना टाइम चूज कर लेना। 1 घंटे का समय देना है, तो अब 8 से 12 के बीच में कभी भी 1 घंटे का समय लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, आप 8 बजे आ जाओ तो 8 से 9 हो जाएगा। 9 बजे आओगे 9 से 10, क्योंकि 8 से, क्योंकि थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल इसलिए रखना पड़ता है। कई जगह पर आप कहीं केमिस्ट्री जा रहे हैं तो उनका मान लो 9 बजे है, ठीक है, तो आप यहाँ 8 से 9 दे दो, या 11 बजे है तो आप
8:30 से 9:30 दे दो, तो 8 से 12 के बीच में कभी भी 1 घंटे का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और आगे फिर जैसे ही ये नीट का इस बार का एग्ज़ाम हो जाएगा 17 जुलाई को, उसके बाद फिर टाइम फिक्स कर देते हैं 1 ही घंटे का, बच्चे फिर उसी समय आएंगे, क्योंकि उस समय तक अपने को ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं कि कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे जो है टेस्ट है, तो उस हिसाब से अपन चेंज कर लेते हैं कि ये वाला फिर फिजिक्स का हमेशा रहेगा। वैसे फिजिक्स का रहता है 7:30 से और 9, 20-25 वर्षों से यही ट्रेंड है फिजिक्स का, 7:30 से 9, ठीक है। फिर भी कई चेंज कर ले तो उस हिसाब से अपने को भी थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। इतना कर लो, चलो।